तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम MCSL ट्रिपल टू, ठीक है, जिसका हम OAD वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ PYQs, ठीक है, उसमें से हमको पता चला है कि सिर्फ 4 जो हमारे डायग्राम्स है UML के वही पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, जिनके अंदर आते हैं हमारे क्लास डायग्राम, फिर आता है ऑब्जेक्ट डायग्राम, देन कम्स यूज केस डायग्राम एंड लास्ट में आता है हमारा सीक्वेंस डायग्राम। ओके, तो इस एक ही वीडियो में हम चारों के चारों डायग्राम कवर करने वाले हैं। सारे के सारे जो हमारे हैं वो बुक्स, जो हमारा प्रैक्टिकल की बुक है वो एंड PYQ दोनों में से जो क्वेश्चंस हमको ऐसे लगे हैं जो आने जैसे हैं मैंने वो सॉल्व किए हैं। स्टिल आपको आइडिया मिल जाएगा अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे कि कैसे क्या बनाना है। देन अगर क्वेश्चन चेंज भी होता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जगह पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन आ गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट आ गया, तो यू कैन मेक, ठीक है, कैसे चीजें आइडेंटिफाई करनी है मैं वो सब समझा दूंगा इसी में। तो बिना किसी देरी के चालू करते वीडियो। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, जिन लोगों ने कर दिया उनको थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया आप जरूर करो। लाइक शेयर करो, कमेंट करो एक अच्छा सा, एंड सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है तो सब्सक्राइब कर लो। आपने कर लिया तो किसी और आईडी से भी कर लो, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार यूएमएल खोल लिया है। अब ये स्टार यूएमएल कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है, हमने वीडियो बना के रखी है, ठीक है। तो पहले वो देख लेना अगर आपने सेटअप नहीं किया है तो। कहाँ से डाउनलोड करना है वो सब उसके अंदर ही है, मैंने सब कुछ गूगल ड्राइव पे डाल के लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो जब आप चालू करोगे ना तो ऐसा कुछ दिखेगा, तो आपको मॉडल पे जाना है, ऐड डायग्राम, ठीक है, मॉडल ऐड डायग्राम देन क्लास डायग्राम। इतना आपने कर लिया। यहाँ से इसका नाम चेंज कर देते हैं, हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ठीक है, क्लास डायग्राम बना रहे तो एटलीस्ट उसका नाम पहले से क्लास डायग्राम ही है। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि हम बनाने वाले क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा कि हमको एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के लिए क्लास डायग्राम बनाना है। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के लिए हमको क्लास डायग्राम बनाना है। तो एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या हो सकता है। पहला आपका वेब यूजर होगा, ठीक है, जो वेबसाइट को सर्व करेगा। फिर हमारे पास एक कस्टमर होगा, ठीक है, अगर लॉग इन कर लिया, समझो वेब यूजर इज कि जिसने लॉग इन नहीं करके रखा, वो सिर्फ सर्व कर रहा है। देन कस्टमर कब बनेगा, जब वो लॉग इन कर लेगा, यानी कि कस्टमर इज अ टाइप ऑफ वेब यूजर। फिर एक अकाउंट होगा, एक शॉपिंग कार्ट होगी, ठीक है। क्लास डायग्राम हमको क्या बताता है कि आपके सिस्टम के अंदर स्टेटिक कैसा दिखेगा वो आपका जो सिस्टम है, ठीक है। आई थिंक कितना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बनाना चालू करते हैं। तो हमको एक एक करके क्लासेस बनानी है पहले, ठीक है। तो क्लास कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमको टूल बॉक्स में क्लास दिया है, क्लास पे क्लिक करो एंड आके इधर क्लिक कर दो। सबसे पहले हम बनाएंगे वेब यूजर। तो मैं साफ साफ लिख देते हैं वेब यूजर, ठीक है। उसके बाद हमको एक और चाहिए क्लास, उसके अंदर की चीजें हम लिखेंगे। पहले हम सारी क्लासेस बना लेते हैं। फिर हमको एक चाहिए कस्टमर, कस्टमर, ठीक है। फिर हमको एक और चाहिए जो कि होगा एक अकाउंट। तो अकाउंट हम बीच में बनाएंगे क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम उस अकाउंट के बेसिस पे ही चल रहा है, ठीक है। तो अकाउंट, फिर हम बनाएंगे एक शॉपिंग कार्ट, क्योंकि कार्ट तो चाहिए, तो हम बना लेंगे एक जैसे जो शॉपिंग कार्ट। ओके, फिर हम बनाएंगे एक लाइन आइटम, ठीक है। उससे पहले हम बनाते हैं एक पेमेंट। हर अकाउंट का, हर एक ऑर्डर का एक पेमेंट होगा ना, तो हम लिखेंगे पेमेंट। एक क्लास हमारी, ये सब क्लासेस है। अभी इसके अंदर के मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स हम लिखेंगे सब कुछ, ठीक है। फिर हर एक ऑर्डर के लिए पेमेंट होगा तो एक ऑर्डर भी बना लेंगे हम। ओके, ऑर्डर इज ऑल्सो डन। फिर दो चीज और बनानी है, वो एक होता है लाइन आइटम। लाइन आइटम मतलब ऑर्डर के अंदर जितनी लाइंस रहती है ना, कि हाँ ऑर्डर आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, दैट टाइप। तो हम एक बनाएंगे लाइन आइटम करके, तो हम यहाँ लिख देंगे लाइन आइटम। ओके, एंड एक और बनाएंगे कि प्रोडक्ट,
कि लाइन आइटम जो है वो किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो हमने बना दिया प्रोडक्ट। ओके, अभी तक हमने इतना बना लिया। प्रोडक्ट को थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटी स्ट्रक्चर है। अभी अभी हमको इसके अंदर जो है ना एक एक क्लास को कंप्लीट करना है। सबसे पहले पकड़ते हैं वेब यूजर को, इस पे डबल क्लिक करो तो ये पहला जो ऑप्शन आ रहा है, देखो क्या लिखा है, ऐड एट्रीब्यूट। एंटर करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक इसकी लॉगिन आईडी होगी। क्या होगी इसकी? लॉगिन आईडी होगी। और उसका टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। ठीक है। कंट्रोल एंटर दबाओगे तो नेक्स्ट जुड़ जाएगा, एंटर दबाओगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक पासवर्ड भी होगा भाई साहब का। ठीक है। एंड हमेशा पासवर्ड की स्टार्टिंग में माइनस लिख देना। ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। तो प्लस पब्लिक तो वो बाय डिफॉल्ट रहता है, तो हम माइनस लगाएंगे तो वो प्राइवेट हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें एग्जामिनर चेक करता है, तो जरूर ध्यान देना इन चीजों पर। फिर आएगा एक कंट्री होगी या रीजन लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। कंट्री एंड ये भी स्ट्रिंग होगी। ठीक है। फिर एक और चीज होगा स्टेटस। अब ये क्या है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। एंड इसको हम लिखेंगे यूजर स्टेट। अब ये यूजर स्टेट क्या है, ना स्ट्रिंग है ना इंटीजर है। उसके लिए हम एक इनोमरेशन बनाएंगे। इनोमरेशन का मतलब होता है कि कुछ फिक्स्ड वैल्यूज है कि उनमें से कोई एक वैल्यू स्टेटस में होगी, तो वो भी बना लेते हैं। किसमें होगा? इंस्टेंसेस, क्लासेस एडवांस। ओके, क्लासेस एडवांस एंड इनोमरेशन। इनोमरेशन का नाम मैं दूंगा जो आपने ऊपर दिया है, यूजर स्टेट। ठीक है। एंड यहाँ पे अंडरस्कोर दे दो। ठीक है। ऊपर भी दे देंगे हम अंडरस्कोर, सॉरी, इसके अंदर अंडरस्कोर दे देंगे। ठीक है। स्पेस अलाउड नहीं है तो ध्यान रखना। तब इसके अंदर जाके मैं करूंगा ऐड, अरे सॉरी, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा एंड स्लॉट ऐड करेंगे या लिटरल ऐड कर देंगे। तब क्या है, सबसे पहला न्यू, भाई न्यू यूजर है। फिर ब्लॉक्ड है। ठीक है। और एक और चीज हो सकती है कि एक्टिव है। ये तीन टाइप के हमने स्टेट डिसाइड किए हैं। ठीक है। अब इनका मतलब हमको नहीं रखना। न्यू है मतलब नया है, ब्लॉक्ड है मतलब उसको हमने या फिर हमारे सिस्टम ने उसको ब्लॉक कर दिया। एक्टिव मतलब राइट नाउ वो साइट को सर्व कर रहा है। ओके। अब ये इस चीज को आप यहाँ रख दो, चाहे कहीं पे भी रख दो, इसका कोई कनेक्शन नहीं बनाना। तो सिर्फ समझने के लिए कि यूजर स्टेट में ये सारी चीजें आएंगी। अब हमको क्या ऐड करना है? अब हमको मेथड्स ऐड करना है। तो मेथड फर्स्ट होगा कि हमारा यूजर क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है, फिर लॉग आउट कर सकता है एंड रजिस्टर कर सकता है। सिंपल, बहुत सारी चीजें कर सकता होगा लेकिन हमको उतनी चीजें नहीं करवानी। सिंपल, इसको ऐसा करके मेरे को कैंसिल ही करना पड़ेगा। ठीक है। एंड इसको ऊपर कर देते हैं तो ये अच्छा लगे। ओके, वेब यूजर हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग कस्टमर के ऊपर। तो कस्टमर हमारा है, तो कस्टमर का सबसे पहले एक आईडी होगा। ठीक है, जो स्ट्रिंग है। कंट्रोलर एंटर मारते रहना तो नया आता जाएगा। एड्रेस होगा, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है। फिर फोन है, तो ये इसको आप चाहे इंटीजर में डाल दो चाहे स्ट्रिंग में डाल दो। ठीक है। तो हम इंटीजर में ही डाल देते हैं। और आप एक और चीज हो सकती है कि ईमेल हो सकता है। ठीक है, तो ये तो स्ट्रिंग ही होगा। एंड इसको एंटर कर दो आप, तो ये चार बन गए। ओके। आप फोन नंबर जो है उसको आप माइनस कर सकते हो। ओके। अब हमको डालना है कि एक मेथड, इसके क्या क्या मेथड होंगे। तो सबसे पहला तो होगा कि भाई ये अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकता है, तो अपडेट प्रोफाइल। ठीक है। दूसरा मेथड होगा व्यू ऑर्डर्स, तो व्यू ऑर्डर्स एंड एंटर। ठीक है। तो ये हमारी कस्टमर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अकाउंट पे। ठीक है। अकाउंट पे आ गए, डबल क्लिक किया, फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, फर्स्ट वन सबकी आईडी। ठीक है। तो आईडी है हमारी स्ट्रिंग। ओके। फिर कंट्रोल एंटर करोगे
फिर बिलिंग एड्रेस है उसका, बिलिंग एड्रेस, एंड ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, फिर इज क्लोज्ड, कि क्या अकाउंट क्लोज हो चुका है, इज क्लोज्ड। एंड ये क्या होगा, ये बुलियन होगा, यस या तो नो, यस या तो नो। ठीक है, उसके बाद क्लोज्ड, अगर अकाउंट क्लोज हो गया तो उसकी डेट क्या है, तो उसका जो डेटा टाइप है दैट आल्सो इज डेट। एंड लास्ट वन इज ओपन, कि कब ओपन हुआ था ये अकाउंट, तो ये भी क्या होगी, डेट ही होगी। तो ये हो गए हमारे अकाउंट के एट्रीब्यूट। ओके, राइट क्लिक, डबल क्लिक करो इस पे, अकाउंट पे, एंड मेथड सिलेक्ट कर लो। तो सबसे पहला ओपन अकाउंट हो सकता है, ठीक है, दूसरा क्लोज अकाउंट हो सकता है। अब अकाउंट के बहुत सारे हमारे मेथड्स हो सकते हैं, बट हमको 2 से 3 ही दिखाने हैं, क्योंकि हमको एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में जितने कम लिखोगे, ठीक है, उतना ही अच्छा है, जितना लेंदी करते जाओगे उतना कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। एंड थर्ड वन इज अपडेट अकाउंट। के एंटर करते हैं तो हमारी 3 क्लासेस रेडी हो गई है। द फोर्थ क्लास इज पेमेंट। तो पेमेंट पे डबल क्लिक करेंगे, फर्स्ट चूज करेंगे। पेमेंट की भी एक आईडी होगी जो स्ट्रिंग होगी, ठीक है। फिर एक पेड होगा, कि कब वो पे हुआ था, तो ये डेट है, ठीक है। फिर आपका एक टोटल होगा, सॉरी, टोटल होगा। तो इसको हम रियल में लिखते हैं, जहाँ पे भी आपका पैसे की बात हो ना, जहाँ पे आपके नंबरिंग की बात हो, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है, रियल। आप चाहो तो यहाँ पे फोन में भी रियल लिख सकते हो, ठीक है, नंबरिंग है तो चलेगा। एंड एक और चीज हमको लिखनी है, सॉरी, यहाँ पे प्लस करते हैं, कि डिटेल्स, डिटेल्स होगी ना, यूपीआई था या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट था, वो सब। तो ये भी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। तो हमारे 4 हो गए एट्रीब्यूट्स पेमेंट के। अब हमको ऐड करने हैं इसके मेथड्स। मेथड ये सेटिंग वाला आइकन है, ठीक है। मेथड कैसे करेंगे, क्या क्या है, पहला तो है मेक पेमेंट, ठीक है, कंट्रोल एंटर। देन एक वेरीफाई पेमेंट, वेरीफाई पेमेंट, ओके, ठीक है। उसके बाद एक और होगा जनरेट रिपोर्ट या रिसिप्ट, जनरेट रिसिप्ट, कि भाई अब वो जब हो जाएगा तो जनरेट रिसिप्ट तो करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर पे, ठीक है। तो ऑर्डर है हमारे पास, ऑर्डर क्या, सबसे पहले होगा ऑर्डर नंबर होगा, तो सीधा मैं ओ आर डी नंबर लिख देता हूँ। ऑर्डर आईडी लिख दो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर आईडी। एंड ये किस में होगा, स्ट्रिंग में। फिर हमारे पास होगा ऑर्डर, कब ऑर्डर हुआ था, ऑर्डर, ओ डी ई आर डी, ऑर्डर, ये भी हमारी होगी डेट, कि कब ऑर्डर किया गया था, सॉरी। फिर एक होगा शिफ्ट, कि कब इसको शिफ्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट टू, क्या होगा, शिफ्ट टू, कहाँ भेजना है, तो ये होगा एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपका होगा स्टेटस। अब यहाँ पे भी देखो, एक स्टेटस हमारा वेब यूजर में था, यहाँ पे भी एक स्टेटस आ गया। तो जहां पे भी आपको स्टेटस लिखना हो, उसके लिए आपको इन्यूमरेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको इन्यूमरेशन दूंगा ऑर्डर स्टेटस, तो ऑर्डर स्टेटस, ठीक है, वो अभी हम बना लेंगे। एंड देन लास्ट होगा कि टोटल, ऑर्डर का टोटल कितना था, टोटल। तो टोटल जब भी पैसे की बात हो तो मैंने बोला रियल लिख देने का, ओके। अब इसका इन्यूमरेशन बना लेते हैं, तो नीचे जाएंगे, इन्यूमरेशन सिलेक्ट करो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है। अब इसके हमको लिखने हैं कि क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो पहला दिख रहा है, इस पे क्लिक कर लो, लिटरल वन आ गया। तो एक तो होता है न्यू ऑर्डर है, ठीक है। फिर एक ऑर्डर होल्ड पे है, ठीक है जी। उसके बाद ऑर्डर शिप हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, तो डिलीवर्ड। एंड एक होता है ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो कैंसिल,
रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 टाइप्स के ऑर्डर स्टेटस है, वो अपने आप समझ लेगा। ठीक है, के बाद ऑर्डर पे डबल क्लिक करेंगे, अगेन इसके मेथड्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहला है प्लेस ऑर्डर। ठीक है, प्लेस ऑर्डर। देन वी हैव ट्रैक ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ट्रैक करते हैं हम। उसके बाद होता है कैंसल ऑर्डर। सिंपल, एकदम सिंपल टू सिंपल जितना हो सकता था मैं वो समझा रहा हूँ। ठीक है, एंटर करते हैं तो हमारी 1 2 3 5 हमने क्लासेस रेडी कर ली है। अब आते हैं हम लोग लाइन से लाइन आइटम के ऊपर। डबल क्लिक, फर्स्ट ऑप्शन। अब लाइन आइटम में दो ही चीज रहेगी कि आपकी एक तो क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी किस में होगी? इंटीजर में होगी। ठीक है, एंड सेकंड नंबर इज प्राइस। प्राइस एंड दिस आल्सो विल बी कैन बी रियल। ठीक है, क्योंकि पैसे की बात है तो रियल लिख सकते हो। एंटर करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे। सेटिंग्स मतलब हमको ऑपरेशन ऐड करना है। ऑपरेशन है हमारा अपडेट क्वांटिटी। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल से हमने रखे अपडेट क्वांटिटी एंड कैलकुलेट प्राइस। कैलकुलेट प्राइस, एंटर। ठीक है, लाइन आइटम को हमको इतना ही रखना है। उसके बाद हम आएंगे प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्ट जो है हमारा, प्रोडक्ट पे हम लोग आते हैं। जस्ट अ मिनट का मैं देख लेता हूँ। ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। प्रोडक्ट पे आए, इस पे हम लिखेंगे आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट की एक आईडी होगी। दैट आल्सो इन स्ट्रिंग। कंट्रोल एंटर। फिर लिखेंगे हम नेम, प्रोडक्ट का नेम, ये भी होगा स्ट्रिंग में। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे बड़ा छोटा ये लिख रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है। या तो आप सारे स्मॉल में लिखना है या सारे बड़े में लिखना है। ठीक है, एंटर। अरे, एक और ऐड करना है ना अभी। एक और ऐड क्या होगा? सप्लायर की, वो प्रोडक्ट किस कंपनी का है, तो आप कंपनी लिख लो चाहे, या फिर ब्रांड लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। ब्रांड एंड दैट आल्सो इन स्ट्रिंग। ओके, तो हमने प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो लिख लिए। अब प्रोडक्ट की व्हाट वी से मेथड्स लिखना है। पहला है डिस्प्ले डिटेल, डिस्प्ले डिटेल्स या तो डिटेल। उसके बाद दूसरा है अपडेट स्टॉक, अपडेट स्टॉक। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन हमने दो चीज ऐड की है। फिर आता है हम लोग शॉपिंग कार्ट के ऊपर। ठीक है, हमारी शॉपिंग कार्ट है। डबल क्लिक करेंगे, पहले इसके एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे। तो सबसे एक ही एट्रीब्यूट है क्रिएटेड, कि किस दिन क्रिएट हुई थी, एंड वो डेट हो जाएगी। ये एट्रीब्यूट होंगी। अब इसके अंदर हमको इसके करने मेथड्स ऐड। डबल क्लिक एंड सेटिंग आएगा। सबसे पहला ऐड आइटम। शॉपिंग कार्ट में आइटम ऐड होगा। रिमूव आइटम, शॉपिंग कार्ट से आइटम रिमूव होगा। फिर कैलकुलेट टोटल, तो कैलकुलेट टोटल एंड देन क्लियर कार्ट, क्लियर कार्ट। 4 हो गए हमारे पास। ठीक है, तो अभी हमने कहीं पे भी एसोसिएशन नहीं यूज किया। तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि ये दिखता रहे, ऐसा ना लगे कि ये बाहर ही हो गया है। अ, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। हाँ, अब दिख रहा है सब कुछ एकदम सही से। ठीक है, ये जो इनमरेशन है उसको हमको कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करना है, ये सिर्फ दिखने के लिए। ओके, अब चालू करते हैं हम लोग एसोसिएशन करना। एसोसिएट मतलब कौन किससे कैसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहला, आप एक बात समझो कि वेब यूजर होगा, उसकी एक अपनी एक शॉपिंग कार्ट होगी। ठीक है, इससे ही चालू कर रहे हैं हम लोग कि वेब यूजर जो है उसकी अपनी एक शॉपिंग कार्ट होगी। तो यहाँ पे देखो एसोसिएशन दिया है, इस पे क्लिक करो। वेब यूजर के बीच में से आप पकड़ के इसको कनेक्ट कर दो। अरे, मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, सॉरी। हाँ, वेब यूजर और शॉपिंग कार्ट को करना है हमें। तो वेब यूजर के बीच में से लेके शॉपिंग कार्ट के बीच में जाके छोड़ दो। अभी के लिए बस एस्केप दबा दो, लाइन बन गई दोनों के बीच में, मतलब कनेक्शन हो गया। इसको थोड़ा और इधर नीचे ले लो। ओके, अब हर एक अकाउंट की अपनी एक शॉपिंग कार्ट होगी ना। हर एक जो अकाउंट होगा उसके रिलेटेड ही शॉपिंग कार्ट होगी। ठीक है, ये रिलेशन बता रहा है।
कि वेब यूजर जो है उस क्लास का शॉपिंग कार्ट वाली क्लास से कनेक्शन है। फिर हमको चेक करना है क्या क्या होगा कि हर एक शॉपिंग कार्ट के अंदर लाइन आइटम होंगे, ठीक है। उसके बाद हर लाइन आइटम के अंदर एक प्रोडक्ट तो होगा, तो प्रोडक्ट एंड लाइन आइटम भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर हर ऑर्डर ऑर्डर के अंदर भी लाइन आइटम होंगे, तो हमको जाना है एसोसिएशन ऑर्डर लाइन आइटम। बन गया, हमारी लाइन बन गई, ठीक है। इसे बोलते हैं एसोसिएशन। अब हर ऑर्डर का पेमेंट भी होगा, तो एसोसिएशन ले लो, ठीक है। इसको पेमेंट को थोड़ा सा ऊपर ले लो, एसोसिएशन हो गया। उसके बाद हर अकाउंट के अंदर पेमेंट्स होंगे, ठीक है। तो अकाउंट एंड पेमेंट भी एक दूसरे से रिलेटेड है। ये तो हो गए हमारे डायरेक्ट एसोसिएशन, ठीक है। अब होती है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर पेरेंट क्लास को हम डिलीट कर दे तो चाइल्ड क्लास भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से हम कंपोजिशन सिलेक्ट करेंगे एंड आपको छोटी क्लास से बड़ी क्लास पे जाना है। तो कस्टमर का अकाउंट होगा ना, तो अकाउंट टू कस्टमर, देखो ये जो फील्ड डायमंड है ना, ये कस्टमर पे आना चाहिए। वैसे ही सेम टू सेम, अगर अकाउंट डिलीट हो गया तो उसकी शॉपिंग कार्ट भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और अगर अकाउंट डिलीट हो गया तो उसके साथ के जितने ऑर्डर्स थे वो भी तो चले जाएंगे। ये हो गए हमारे कंपोजिशन। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। एंड अब ये मत बोलना इनको और ये इनमरेशन को नहीं सिलेक्ट किया है कहीं पे, क्योंकि उनको करना भी नहीं है, ठीक है। बस इतना। अब ये हो गया। एक और चीज है कि हमारा जो कस्टमर है दैट इज अ टाइप ऑफ वेब यूजर, तो उसे बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो कस्टमर इज अ टाइप ऑफ वेब यूजर, तो कस्टमर से एरो आएगा वेब यूजर के ऊपर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या इसकी मल्टीप्लिसिटीज लिखनी है। मल्टीप्लिसिटीज का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कस्टमर का एक अकाउंट होगा, अगर आप समझो तो आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। फिर देखो दो स्क्वायर आ गए, तो आपको एक स्क्वायर पे क्लिक करना है कस्टमर वाली साइड, कस्टमर वाली साइड एंड यहाँ पे लिख देना है 1 एंड कर दो एंटर। आ गया 1 वहां पे लिख के। अगेन क्या करना है, इस वाले स्क्वायर पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, सिंगल नहीं, डबल क्लिक करोगे एंड 1 एंटर कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कस्टमर का एक अकाउंट है। ऐसे ही वापिस से ये वाला पकड़ता है, ठीक है। अब समझो एक अकाउंट के अंदर या तो कोई पेमेंट हुआ ही नहीं, या तो बहुत सारे पेमेंट हो सकते हैं, तो अकाउंट तो एक ही रहेगा। तो इस पे करते हैं हम लोग डबल क्लिक। देखो यहाँ पे लिस्ट आती है, आप ऐसे क्लिक करोगे, देखो लिस्ट आ गई, 1 एंटर कर दो। इस वाले पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे जाओगे, ये देखो ये ना स्टार जीरो डॉट डॉट स्टार, इसका मतलब होता है या तो जीरो, और जीरो से लेके अनलिमिटेड। तो एंटर, और इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ले लो ताकि दिखता रहे। इसका मतलब है कि एक अकाउंट में या तो कोई पेमेंट हुआ नहीं है या फिर कितने भी पेमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जाते हैं हम लोग, इस पे क्लिक करते हैं। हर एक ऑर्डर का एक पेमेंट होगा, तो 1, अरे ये क्या आ गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना है हमको, सॉरी एक मिनट, कंट्रोल जेड कर दो, तो गलती होगी मेरे से। इस पे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसमें नहीं लिखना है, इधर लिखना है 1 एंड एंटर, ठीक है। उधर लिखोगे तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने डबल क्लिक किया, इधर गए 1 लिख दिया। इसका मतलब एक पेमेंट का एक ऑर्डर, या एक ऑर्डर पे एक पेमेंट किया है। अब हर अकाउंट के ऊपर, एक अकाउंट में मल्टीपल, जैसा पेमेंट वैसा ऑर्डर, तो जो ये लिखी वही यहाँ पे लिख दो। इस पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो, यहाँ पे लिख दो 1, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे लिख दो, इधर से सिलेक्ट करके 0 स्टार एंटर, ओके। अब एक ऑर्डर के अंदर, ठीक है, कम से कम एक तो ऑर्डर है, ठीक है, हमारे पास, एंड उसके अंदर कम से कम एक लाइन आइटम होगा। एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इस पे क्लिक करो, देखो 1 डॉट डॉट स्टार भी है, मतलब मिनिमम एक आइटम तो होगा, एंड मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक वेब यूजर का, आपको ऐसे हिंदी में बोलना है, एक वेब यूजर का
एक या एक से ज्यादा कार्ड हो सकता है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा कार्ड्स हो सकते हैं, एक तो होता ही है, ठीक है, एंटर कर दिया आपने ने। फिर कौन सा बचा, अकाउंट और शॉपिंग कार्ट का। तो एक अकाउंट का एक या एक से ज्यादा कार्ड हो सकते हैं, सेम टू सेम एज वेब यूजर। तो यहाँ से एरोज पे क्लिक करो, 1 स्टार लेके एंटर कर दो। फिर हर शॉपिंग कार्ट के अंदर, ठीक है, अब शॉपिंग कार्ट के अंदर आइटम जीरो से होगा। देखो ऑर्डर मतलब क्या होता है, कोई ना कोई आइटम तो होगा, लेकिन शॉपिंग कार्ट तो क्लियर भी हो सकती है ना। तो इस पे क्लिक करो, एक शॉपिंग कार्ट के अंदर जीरो या अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे एरो पे जाओ, जीरो डॉट डॉट स्टार लिखो, एंटर कर दो। एंड लास्ट बचा है हमारे पास लाइन आइटम एंड प्रोडक्ट। तो इसका मतलब होगा कि एक प्रोडक्ट, समझो, एक प्रोडक्ट, अरे मैंने फिर उसके अंदर लिख दिया, एक प्रोडक्ट मल्टीपल लाइन आइटम्स के अंदर हो सकता है। तो सिर्फ स्टार लिखना है हमें, ठीक है। आप वन को डॉट डॉट स्टार लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का क्लास डायग्राम, एकदम सिंपल एंड इजी। सबसे इजी यही क्लास डायग्राम मेरे को मिला समझाने के लिए। आपको क्या करना है, कोई भी क्लास डायग्राम आए, सबसे पहले आपको जितनी हो सके उतनी क्लासेस लिख देनी है, ठीक है। एटलीस्ट मैं बोलूँ तो 6 क्लास तो कम से कम बनाना, कुछ भी आए 6 क्लास कम से कम बनाना। उसके अंदर एक दो जनरलाइजेशन कर लेना, जैसे अगर बैंकिंग का आता है तो अकाउंट एक क्लास होगी, ठीक है। फिर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, दो टाइप के अकाउंट होंगे, उसको जनरलाइज कर दो अकाउंट में। तो ऐसी चीजें यूज करोगे, जैसे एग्रीगेशन यूज कर सकते हैं, कंपोजिशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने पढ़ाई की है। तो ये हो गया हमारा क्लास डायग्राम, ठीक है। तो इसको हम बंद करते हैं, यहाँ से ऐसे ही रहने देते हैं। एंड यहाँ से हम लोग एक नया ऐड करते हैं, क्योंकि हमको अब बनाना है हमारा नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज ऑब्जेक्ट डायग्राम। अब ऑब्जेक्ट डायग्राम के अंदर यहाँ पे जैसे कि हम क्लासेस लिख रहे थे, तो वहां पे हम ऑब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशनशिप पता करेंगे। अब वो कैसे दिखाते हैं, देखो, यहाँ से मैं जाता हूँ ऐड डायग्राम, अरे मॉडल, ऐड डायग्राम, यहाँ से नहीं आ रहा, मतलब नया ही खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नया तो ऐड होना चाहिए। टूल्स, मॉडल, ऐड डायग्राम, आ ही नहीं रहा है। कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं। फिर मैं नया ऐप चालू करता हूँ, ठीक है। तो तो ठीक है, हम लोग आ गए हैं। कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी। अब मैं कर रहा हूँ, देखो अभी नहीं आ रहा ना, एंड मैं जैसे ही यहाँ जाके कर रहा हूँ तो वो आ जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ था। अब मैंने किया था तो आ गया था, अरे तब नहीं चाहिए कुछ भी। ये देखो अब आ गए सारे। तो मैं काम करता हूँ, सारे अभी कर ही देता हूँ जब आ रहा है। ऑब्जेक्ट हो गया, हमको एक यूज केस बनाना है, ठीक है। एंड जब तक आ रहे हैं तब तक कर ही लेते, देखो फिर हट गया। अरे अगेन ट्राई करते हैं, आ गया। एंड सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है, हमने 4 बना लिया। पहले ऑब्जेक्ट डायग्राम पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट डायग्राम के अंदर हमको ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं रेदर देन क्लास, ठीक है। क्लास से पहले हमको क्या बनाने होते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं। तो हम किसके ऊपर, ऑनलाइन बैंकिंग, ये ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का एक क्लास ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाने वाला है। तो उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। पहला ऑब्जेक्ट तो हमारा जो है ना कस्टमर होगा। तो आपको हमेशा लिखना है पहले ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, समझो कैसे लिखना है। पहले ऑब्जेक्ट का नाम, फिर कॉलन, एंड उसके बाद में उसकी क्लास का नाम, वो क्या है, कस्टमर है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। फिर हमारे को कस्टमर हो गया तो एक अकाउंट भी होगा। तो यहाँ पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे लिखो A1, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, A1 कॉलन, एंड आपको लिख देना है ये क्या है, एक अकाउंट है।
ओके, एंटर कर दो। दो ऑब्जेक्ट बन गए। एक और ऑब्जेक्ट होगा, हर अकाउंट और कस्टमर के बीच में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, T1 कॉलन, ठीक है, कॉलन करके ये क्या है हमारा ट्रांजेक्शन। ओके, इतना हो गया। उसके बाद आपका कस्टमर क्या क्या कर सकता है वो सोचो। बैलेंस इंक्वायरी भेज सकते हैं ना, तो B1 कॉलन बैलेंस इंक्वायरी, यहाँ पे स्पेस मत देना, क्या मत देना, या तो आप एक काम कर सकते हो, बैलेंस ENQ लिख के छोड़ सकते हो, क्या बैलेंस इंक्वायरी। उसके बाद और क्या हो सकता है, अकाउंट का स्टेटमेंट कस्टमर ले सकता है, तो यहाँ पे जाएंगे। अब मैं लिखूंगा अकाउंट स्टेटमेंट, देखो AS1 कॉलन अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट। उसके बाद और क्या हो सकता है भाई, चेक का स्टेटमेंट हो सकता है। इसका स्टेटमेंट, चेक का स्टेटमेंट, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ट्रांजेक्शन यहाँ पे, बैलेंस इंक्वायरी इधर, अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे, एंड चेक स्टेटमेंट हम कुछ यहाँ पे रख देते हैं। तो ठीक है, चेक स्टेटमेंट हम लिखेंगे, अरे चेक स्टेटमेंट नहीं, चेक स्टेटस होगा ना यार, अकाउंट स्टेटमेंट होता है। तो पहले लिखूंगा मैं चेक स्टेटस 1, देखो CS1, एंड फिर उसकी क्लास क्या है, THEQUE स्टेटस, ठीक है, चेक स्टेटस। इतना हो गया। उसके बाद और दो चीजें, दो तीन चीजें, ठीक है। क्या क्या है कि आपको सबसे पहले तो एक, आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए कुछ तो इंटरफेस चाहिए होता है ना, जैसे आप ऑनलाइन करते हो तो वेबसाइट लगती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे W1, ठीक है, W1 कॉलन, एंड वो किस चीज के लिए है, वेब सर्विस के लिए, तो वेब सर्विस। ओके, एंड फिर आपने, अगर आपने चेक स्टेटस देखा तो उसके रिलेटेड दो चीज हो सकती है। चेक स्टेटस किन किन चीजों से कनेक्टेड हो सकता है, एक तो होगा हमारा चेक बुक का इश्यू, चेक बुक से तो होगा ना, तो हम लिखेंगे IT1 इश्यू चेक, ठीक है, इश्यू चेक। एंड ये क्या है, इश्यू चेक नाम की क्लास है, एंड स्पेस नहीं देना है, रिमेम्बर। इश्यू चेक बुक लिख सकते हो, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक और होगा कि आपको चेक कैंसिल करना है या स्टॉप करना है, तो वो भी बना लेते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा, स्टॉप चेक ना, तो SC1, एंड इस क्लास का नाम है स्टॉप चेक। ओके, आई थिंक अभी तक का जितना था वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये देखो ऐसा तो अजीब लग रहा है ना। अब पहले इनके अंदर डेटा लिखना है। तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर डेटा लिखते हैं कि इनके अंदर होगा क्या। डबल क्लिक करो, पहला जो ऑप्शन आ रहा है देखो, ऐड स्लॉट, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे क्या आएगा, कस्टमर है तो कस्टमर आईडी लिख दो, तो कस्टमर आईडी, एंड उसकी वैल्यू लिखनी है। क्लास डायग्राम में हम उसका डेटा टाइप लिखते थे ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो इसको मैं प्लस कर देता हूँ थोड़ा। अब देखो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कस्टमर आईडी, एंड उसकी वैल्यू लिख देंगे। जैसे कस्टमर आईडी हमने लिख दी, ठीक है, वॉट एवर आईडी है। उसके बाद आप प्लस करो, ठीक है, अरे तो उस पे आ गया, चलो ठीक है। अब माइनस उसका एक पासवर्ड होगा, पासवर्ड की वैल्यू मैंने लिख दी, मान लो 123, ठीक है, एंटर करते हैं। एंड एक और चीज होगी भाई, उसमें नेम होगा, तो मैं लिख देता हूँ नेम, एंड नेम हम हमारा ही दे देते हैं। एंड कंट्रोल एंटर करूंगा, नया आ जाएगा। उसके बाद आप फोन नंबर लिख सकते हो, फोन लिख दो, उसका जो भी फोन नंबर है, ठीक है। एंड उसका ईमेल भी लिख दो, ईमेल,
ठीक है, वॉट एवर आप एग्जाम के अंदर एक प्रॉपर ईमेल लिख देना। ओके, तो ये हमारे कस्टमर बन गया। ठीक है, कस्टमर का इतना डेटा हमको चाहिए। उसके बाद आप अगर ध्यान दो तो हम अकाउंट पे चलते हैं। एक अकाउंट के अंदर क्या क्या होता है, अगर आप अकाउंट के अंदर देखो तो यहाँ पे को कैंसिल कर देते हैं हम, एंड आप डबल क्लिक करते हैं ताकि दिखे अच्छे से। तो पहला तो अकाउंट नंबर ही होगा, अकाउंट नंबर। ठीक है, उसकी वैल्यू लिख दी, कुछ भी, कंट्रोल एंटर कर दो। उसके बाद टाइप आता है एक, कि सेविंग्स है या करंट है। ठीक है, तो हमारा सेविंग्स अकाउंट है, कंट्रोल एंटर। फिर ब्रांच होगी एक। ठीक है, तो ब्रांच मैंने लिख दी पुणे, वॉट ब्रांच आप कुछ भी लिख सकते हो। अकाउंट में कुछ बैलेंस होगा, बैलेंस भाई थोड़ा अमीर आदमी है, 80,000, कंट्रोल एंटर। फिर उस अकाउंट को खोलने की डेट, तो ओपनिंग डेट लिख लो चाहे ओपन डेट लिख लो। तो डेट कैसे लिखोगे, डे डॉट मंथ, ठीक है, डॉट ईयर। ठीक है, एंड कंट्रोल एंटर करेंगे। फिर एक चीज और होगी, स्टेटस, कि वो अभी इनएक्टिव है या एक्टिव है। तो भाई एक्टिव है, एंटर कर लो, तो ये हमारी अकाउंट भी बन गया। उसके बाद हम अब किस पे आ गए, ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। डबल क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन चुनेंगे, दैट इज ऐड स्लॉट। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चाहिए होगा, ट्रांजेक्शन में क्या क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन की आईडी होगी। ठीक है, तो TXN आईडी लिख देता हूं मैं, और उसके ट्रांजेक्शन की स्टार्टिंग में हमेशा TXN लिख देना। फिर कुछ भी एक आईडी बना के कंट्रोल एंटर। फिर एक डेट होगी, किस दिन का ट्रांजेक्शन है, तो मैं लिख देता हूँ 2025। ठीक है, वॉट जो आपकी मर्जी हो। उसके बाद अमाउंट होगा उस ट्रांजेक्शन का, तो अमाउंट हम लिख देते हैं, भाई पैसे वाली पार्टी है तो 45,000 का इसने ट्रांजेक्शन किया। उसके बाद टाइप होगा, कि किस टाइप का है, या मतलब किस टाइप का ट्रांजेक्शन है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो या तो डेबिट है या क्रेडिट है। ठीक है, तो आर अगर आपके अकाउंट में आने वाला लिखना है तो क्रेडिट, जाने वाला लिखना है तो डेबिट। एंड एक और ऐड करना पड़ेगा ना, उसके अंदर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब कैसे हुआ ये, तो एटीएम। ठीक है, एटीएम विड्रॉल लिख देते हैं, कि भाई 45,000 बंदे ने एटीएम में से निकाल लिए। अरे ये स्पेलिंग गलत हो गई है, DRAWL। ठीक है, कोई बोले भाई सर को आता नहीं, आता नहीं, सब आते हैं, मजाक नहीं। चलो, अब वेब सर्विस। ठीक है, वेब सर्विस, इस पे डबल क्लिक करते हैं। अब वेब सर्विस, पहला तो होगा सर्विस का नाम, बोलते सर्विस नेम। एंड उसका नाम क्या है, भाई वो बैंकिंग API है। ठीक है, उसके बाद उसका क्या है, स्टेटस होगा एक, कि क्या वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। एंड तीसरा उसका एक URL होगा, कि उसको कहाँ से वो एक्सेस कर रहे हैं। तो कुछ भी लिख दो, बैंक.com लिख दो, bankapi.in लिख दो, वॉट एवर आपकी मर्जी, कोई भी एक URL ठोक दो। एंड एक मैंने गलती की है यहाँ पे, सबके अंदर ही मेरे को यहाँ पे इक्वल टू लिखना था। ठीक है, तो मैं वो एंडिंग में चेंज कर दूँ। ठीक है, इक्वल टू ही करना पड़ेगा सब जगह पे, क्योंकि कॉलन हम यूज करते हैं क्लास में। सब जगह पे आपको इक्वल टू ही करना है, जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आए वहाँ पे इक्वल टू। इसमें भी कर देते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे आप, मैं अभी ना करूँ तो भी चल जाएगा काम। सबके अंदर क्या करना है, इक्वल टू ही लगाना है। इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, और कौन सी बनाई थी हमने, इसमें भी कर ही देते हैं, 2 सेकंड लगेगी। ओके,
इक्वल टू, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, लेकिन आपको नहीं करनी एग्जाम के अंदर, इसीलिए मैं खुद समझा रहा हूँ कि मत करना एग्जाम के अंदर। इक्वल टू ही यूज करना ऑब्जेक्ट के अंदर, कॉलन यूज करना क्लास के अंदर, ठीक है, वरना फिर लोचा हो जाएगा। तो इतना हमने कर लिया, ठीक है, चार बनाई थी, चारों में इक्वल टू कर लिया। अब चलते हैं हम लोग चेक स्टेटस पे, ठीक है। तो चेक स्टेटस में क्या हो सकता है, ठीक है, चेक के रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स हो सकती है। तो उसका एक चेक नंबर होगा, ठीक है, चेक नंबर होगा, और उसको हमने कोई भी एक नंबर दे दो, ठीक है, ये डॉट मत लगाना, प्लस करेंगे। चेक नंबर हो गया, डेट होगी कि वो चेक पे कुछ तो डेट लिखी होगी, तो कुछ भी डेट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अमाउंट होगा उस चेक का, 20 अमाउंट, बड़ा आदमी है, 25,000 का इसमें ट्रांजेक्शन किया। उसके बाद स्टेटस होगा, ठीक है, स्टेटस अगेन में कॉलन लगा दिया, क्लियर, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। तो हमने चेक स्टेटस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो हमको ऑब्जेक्ट का लिखना है, दैट इज, ये जस्ट मिनट, दैट ऑब्जेक्ट इज चेक इशू। अब यहाँ पे चेक नहीं, चेक बुक को इशू करवाना है, ठीक है, मतलब चेक बुक के रिलेटेड चीजें लिखनी है। तो चेक बुक के रिलेटेड क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला हम लिख सकते हैं चेक बुक का नंबर क्या है, ठीक है, या फिर आईडी लिख दो, जो आपको अच्छा लगे, चेक बुक आईडी इक्वल टू सीबी वट एवर आईडी, कंट्रोल एंटर। फिर डेट, किस दिन वो इश्यू की गई थी, तो जो आपने चेक की डेट लिखी है ना, उससे पुरानी लिखना। यहाँ पे 26/10/2025 लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई थिंक 18/10/2025 एंड एंटर, ठीक है। एंड उसके बाद में हमको लिखना है कि कितने चेक है, मतलब नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स, मान लो 50 चेक है, एंड कौन सी ब्रांच से आई है, तो ब्रांच शुड बी सेम। आपके ऊपर कौन सी ब्रांच है, पुणे, तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, पुणे, ठीक है। अब स्टॉप चेक, अब स्टॉप चेक के लिए क्या क्या होगा, स्टॉप चेक के अंदर आएगा आपका, एक तो होगी रिक्वेस्ट आईडी, ठीक है, कि आपने स्टॉप चेक के लिए रिक्वेस्ट डाली है, तो एस सी एंड रैंडम नंबर्स, ठीक है। उसके बाद डेट, कि आपने किस डेट पे वो रिक्वेस्ट डाली है, ठीक है, तो डेट हम लिख देते हैं, लिख दो वट एवर डेट आपको चाहिए, लेकिन डेट होनी चाहिए चेकबुक इश्यू होने के बाद की, ठीक है। तो 18 को चेकबुक इश्यू हुई थी, 26 को हमारा चेक लगा, 26 के बाद आप अगर चाहो तो आप सेम टू सेम आप रख सकते हो, कि आपने 27 को, तो 27/10/2025 को आपने स्टॉप करने की रिक्वेस्ट डाली, ठीक है। वो उसके रिलेटेड नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा रीजन, कि आप क्यों स्टॉप करवा रहे हो, तो भाई चेक लॉस्ट लिख सकते हो, कि भाई चेक गुम हो गया, किसी और को मिले, उससे पहले स्टॉप कर दो। एंड स्टेटस क्या है उसका, कि भाई पेंडिंग है, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप चेक वाली क्लास होगी। अब कौन सी, स्टॉप चेक वाला ऑब्जेक्ट हो गया क्लास में, सॉरी। फिर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बचे हैं, ठीक है, और बाकी सब हो गए। एक है हमारा बैलेंस इंक्वायरी। अब बैलेंस इंक्वायरी में क्या क्या होगा, बैलेंस इंक्वायरी में सबसे पहले तो इंक्वायरी की आईडी होगी, तो ENQID, कोई भी इंक्वायरी लिख दो, बैलेंस इंक्वायरी
एंड आईडी नंबर। उसके बाद डेट की, कौन सी डेट को इंक्वायरी दी गई थी, तो 14/03/2025, कोई भी रैंडम डेट। उसके बाद जब ये इंक्वायरी दी तो उसमें आपके अकाउंट में बैलेंस कितना था, तो उस टाइम पे मे भी बैलेंस 1 लाख हो। ठीक है। और एक और चीज आपको ऐड करना पड़ेगा, लास्ट अपडेटेड। तो आप सेम डेट डाल दो जो आपने डेट इंक्वायरी के लिए डाली थी, वही। ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस इंक्वायरी का हमारा ऑब्जेक्ट। के बाद लास्ट ऑब्जेक्ट जो है वो असाइन अकाउंट स्टेटमेंट का है। सबसे पहला वही स्टेटमेंट आईडी, तो स्टेटमेंट आईडी इक्वल टू, आप आईडी दे दो कुछ भी, तो ST स्टेटमेंट एंड वोट एवर आईडी आपको देनी हो। के बाद फ्रॉम मतलब कौन सी डेट से, फ्रॉम डेट लिख दो। फ्रॉम डेट इक्वल टू, आप डेट लिख दो 01.01.2025 से लेके, ठीक है। अब फ्रॉम डेट के बाद में क्या आएगा, टू डेट, टू डेट कि कब तक का, तो मेरे को जनवरी जनवरी का चाहिए, तो 31/01/2025। ठीक है। उसके बाद जनरेशन, ठीक है, कब वो जनरेट की गई थी, तो जनरेटेड ऑन, ठीक है। और कौन सी तारीख को, मान लो मैंने अप्रैल के अंदर जाके या मई के अंदर जाके किया, तो मई के अंदर जाके मैंने अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकलाया फॉर जनवरी। ठीक है, करते हैं लोग। उसके बाद टोटल ट्रांजेक्शन कितने थे जनवरी के अंदर, ट्रांजेक्शन्स कितने थे, तो आप कुछ भी लिख दो, 56 थे भाई, एंटर। तो ये हो गए आपके, सॉरी ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया, तो कंट्रोल स्पेस कर दोगे, या तो कंट्रोल दबा के आप माउस से एक्सेस कर सकते हो, या फिर चेंजेस कर सकते हो इसमें। ओके, इतना ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। अब हमको करना क्या है, हमको सेट करनी है चीजें, ठीक है। तो बैलेंस इंक्वायरी एंड अकाउंट स्टेटमेंट को आजू बाजू रख देंगे, चेक स्टेटस को भी हम इसके बाजू में ही रख देंगे, ट्रांजेक्शन को हम थोड़ा यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। फिर ये जो वेब सर्विसेज है ट्रांजेक्शन खुद यूज करेगा, अकाउंट को हम यहाँ रख देंगे। ये अकाउंट और ट्रांजेक्शन के बीच में थोड़ी स्पेस, क्योंकि ये दोनों भी ज्वाइन होंगे। फिर स्टॉप चेक को हम नीचे कर देंगे। तो ये कुछ मोटा मोटी हमारा ऐसा दिखेगा। अब कनेक्ट करना चालू करते हैं, ठीक है। तो लिंक है, यहाँ पे अनोटेशन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, लिंक। ठीक है, तो लिंक के साथ जैसे आपको कस्टमर और अकाउंट का एक लिंक होता है ना, कि कस्टमर, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कस्टमर है या फिर हैज अकाउंट, ऐसे इंग्लिश में बोलोगे समझ में आ जाएगा। फिर कस्टमर कैन रिक्वेस्ट बैलेंस इंक्वायरी, तो रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद अगेन लिंक लेंगे, कस्टमर कैन रिक्वेस्ट हिज और हर अकाउंट स्टेटमेंट, तो रिक्वेस्ट, ठीक है। फिर अब ट्रांजेक्शन जो है ना, वो डायरेक्ट उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो क्या है, एक को बोलते हैं हम नोट लिंक, ठीक है। वो डिपेंडेंसी में आता है, तो हम अकाउंट उसको, आपको अगर कुछ भी करना हो अपने अकाउंट में तो क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन ही होगा। तो ये देखो डॉटेड लाइन आ गई, और इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करके लिख देना है परफॉर्म्स, ठीक, कस्टमर परफॉर्म्स ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, ये एक अकाउंट जो है ना वो ट्रांजेक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इधर क्या आएगा, अकाउंट हैव या तो हैज, इधर क्लिक करते हैं, अकाउंट हैज ट्रांजेक्शंस, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन जो है ना वो यूज करेगा वेब सर्विस को, क्या करेगा, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने के लिए वेब सर्विस चाहिए, तो यूजेस ट्रांजेक्शन यूजेस वेब सर्विसेज। वैसे ही आपका जो चेक स्टेटस है, ठीक है, चेक स्टेटस है मतलब आपका चेक ही है एक तरीके का, ठीक है। वो जो है डायरेक्टली एसोसिएटेड या फिर कनेक्टेड है चेकबुक से, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिलेटेड टू, द चेक इज रिलेटेड टू चेकबुक। एंड अब एक चीज और है कि हमारा जो कस्टमर है
ठीक है, वो चेक स्टेटस चेक कर सकता है। क्या कर सकता है? कस्टमर चेक्स चेक स्टेटस एंड ऑल्सो कस्टमर may request customer may request to stop the check। ठीक है, समझ में एकदम सिंपल। ठीक है, उसके बाद इतना है आपका ये व्हाट यू से ऑब्जेक्ट डायग्राम। तो आप इसके अंदर मल्टीप्लिसिटी लिखो, वो आपकी मर्जी है। जैसे एक चेकबुक के अंदर मल्टीपल चेक हो सकते हैं, मल्टीपल बैलेंस इंक्वायरीज हो सकती है, वॉट एवर दैट इज, वो आप लिख सकते हो। इतना भी करोगे तो भी चलेगा, मोर देन इनफ है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल के लिए कर रहे हैं, ना कि हमको किसी को भेजना है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डायग्राम। आई होप समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज आवर यूज केस डायग्राम। तो यूज केस डायग्राम वाले पे चलते हैं। ठीक है, यूज केस डायग्राम के हमको तीन ही चीज ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तीन या फिर आप चार बोल लो। सबसे पहला आपको चाहिए कि आपको यूज केस का एक सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए। तो मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एंड इसको क्लिक करो एंड इसको बड़ा कर लो। ठीक है, इतना बड़ा हो गया, वो ऊपर लिख के आ गया। अब अंदर हमको क्या बनाने? यूज केसेस। सबसे पहले लिखो एक्टर्स, कि आपका ये सिस्टम कौन कौन यूज करेगा। तो सबसे पहला तो यूजर ही होगा। ठीक है, ऑब्वियसली यूजर यूज करेगा। एंड एक और होगा, चाहे उसको आप लाइब्रेरियन लिख लो, चाहे उसको आप लाइब्रेरियन लिख लो, चाहे आप उसको एडमिन लिख लो। अरे वी कांट, ठीक है, लाइब्रेरियन लिख लो। तो एक लाइब्रेरियन है, एंड यूजर्स तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करने, यूजर क्या क्या कर सकता है, आप अगर बैठो तो आप एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में यूजर क्या क्या कर सकता है? रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, बुक सर्च कर सकता है, बुक बोरो कर सकता है, बुक रिटर्न कर सकता है, बुक रिन्यू करवा सकता है, कोई नई बुक है उसको रिक्वेस्ट कर सकता है, कोई फाइन लगी है तो उसको चेक कर सकता है, देन अल्टीमेटली उस फाइन को वो पे कर सकता है। ये सब काम किसके हैं? यानी ये सब फंक्शनैलिटी कौन यूज कर सकता है? यूजर। अब लाइब्रेरियन क्या क्या कर सकता है? यूजर ने जो डेटा डाला रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के टाइम पे, उसको वेरीफाई कर सकता है, नई बुक ऐड कर सकता है, किसी बुक को रिमूव कर सकता है, जो कैटलॉग है बुक्स के, ठीक है, उनको वो अपडेट कर सकता है, बुक जो है वो यूजर को इश्यू कर सकता है, फाइन कलेक्ट कर सकता है, रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। तो एक एक करके जितनी भी हमने बातें की उनको हम ऐड कर देते हैं। तो मैं इन सबको बंद कर देते हैं, ताकि ये मॉडल वन, मॉडल टू एंड यूज केस। ठीक है, अभी मॉडल थ्री का भी काम नहीं है। ठीक है, हमको यूज केस बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे जाओ, देखो नीचे यूज केस लिखा है, यूज केस जाओ, यहाँ पे क्लिक कर दो। सबसे पहला है रजिस्टर, यूजर कैन रजिस्टर, इसको एकदम कोने पे रख दो। उसके बाद अगेन यूज केस पे जाओ, इसके नीचे क्लिक करो, लॉगिन। ठीक है, उसको भी नीचे इसके रख दो। अगेन यूज केस लो, उसके बाद आप लिख सकते हो कि भाई वो लॉगिन करने के बाद क्या कर सकता है? सर्च बुक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर सकता है? किसी बुक को बोरो कर सकता है। अरे सॉरी, ओके। उसके बाद वो क्या कर सकता है? किसी बुक को रिटर्न कर सकता है, बोरो करने के बाद में रिटर्न तो करेगा, रिटर्न बुक, रिटर्न बुक कर सकता है। उसके बाद वो किसी चीज को रिन्यू करवा सकता है, हमारी बुक को। ठीक है, जैसे उसने 5 दिन के लिए लिया था, ही कैन अगेन रिन्यू, कि भाई मैंने बोरो कर लिया था लेकिन मुझे एक्सटेंड करना है अपना टाइम। उसके बाद वो क्या कर सकता है? किसी न्यू बुक को रिक्वेस्ट कर सकता है, तो रिक्वेस्ट न्यू बुक। उसके बाद वो और क्या कर सकता है? अपने आपके ऊपर कोई लगी फाइन है तो वो चेक कर सकता है, तो वी कैन से चेक फाइन्स या फिर फाइन। ठीक है, और नेक्स्ट है कि भाई वो लास्ट टू लास्ट पे कर सकता है, पे फाइन। ओके, अब जितनी चीजें वो करता है उनको इस साइड में रख लो।
लेफ्ट हैंड, ठीक है, सब लेफ्ट में ही है वैसे तो इतना हो गया, इसको थोड़ा सा इधर ले लो ताकि वो बाहर नहीं जाना चाहिए, जो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल वॉटेवर यू इस कंटेनर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब ये तो हो गया हमारा यूजर क्या क्या कर सकता है। अब हमारा लाइब्रेरियन या एडमिन क्या क्या करेगा। सबसे पहला तो वेरीफाई करेगा यूजर को, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर सकता है, उसके बाद करेगा ऐड बुक, उसके बाद वो करेगा रिमूव बुक, उसके बाद वो कर सकता है अपडेट कैटलॉग, क्या कर सकता है अपडेट कैटलॉग। और क्या क्या हो सकता है, वो कोई बुक इश्यू कर सकता है, ठीक है, इश्यू बुक। देन वो फाइन्स कलेक्ट कर सकता है, तो कलेक्ट फाइन। एंड लास्ट में वो क्या करवा सकता है, रिपोर्ट जनरेट करवा सकता है। ये जनरेट रिपोर्ट की भाई इस हफ्ते या इस महीने कितने क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं। अब इतना तो हो गया, अब इन जो यूज कर सकता है उनको कनेक्ट कर दो। और कनेक्शन यूज एसोसिएशन, रजिस्टर पे जाओ, खींच के लेके आ जाओ यूजर पे, अगेन एसोसिएशन पे जाओ, लॉगिन पे जाओ, खींच के ले आओ यूजर पे, ठीक है। फिर वापस से एसोसिएशन पे जाओ, सर्च बुक पे जाओ, यूजर, फिर एसोसिएशन बोरो बुक, यूजर, एसोसिएशन, ठीक है। ऐसे कर करके सबको कनेक्ट करना है, जो जो यूजर कर सकता है उसको यूजर के साथ, जो जो एडमिन या लाइब्रेरियन कर सकता है वो लाइब्रेरियन के साथ। अगेन इस साइड भी कर लेते हैं, वेरीफाई यूजर करता है, बुक ऐड करता है, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं बुक को, कैटलॉग अपडेट किया जाता है, बुक इश्यू की जाती है, लाइब्रेरियन फाइन कलेक्ट करता है, एंड लाइब्रेरियन रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इंडिविजुअल, ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस पे कनेक्ट करना है, ठीक है, चलेगा, वो दिख रहा है। अब इतना तो हो गया, ये भी आप बनाओगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको ना दोनों के जो फंक्शनैलिटी है उनको कहीं ना कहीं इंक्लूड करवाना है एक दूसरे के साथ। जैसे आप अगर यहाँ जाओ, यहाँ लिखा है इंक्लूड, तो आप अगर समझो तो रजिस्टर करते टाइम पे वेरीफाई यूजर तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्टर करते टाइम भी आप वेरीफाई यूजर इंक्लूड करोगे, फिर आप लॉगिन करते टाइम भी आप वेरीफाई करवाओगे, तो स्टिल उसको भी इंक्लूड चाहिए, ठीक है। वेरीफाई यूजर तो दोनों जगह काम आएगा। फिर आप जब कोई चीज बोरो करोगे, समझो, आप अगर कोई बुक बोरो करोगे तो उसमें अपडेट कैटलॉग तो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी चीजें जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हो वो इंक्लूड कर देना, ठीक है। फिर आप अगर कोई बुक रिटर्न करोगे, ठीक है, तो भी तो कैटलॉग अपडेट होगा, ठीक है। आपने कोई बुक रिटर्न की, क्योंकि मान लो पहले 4 बुक अवेलेबल थी, आपने एक रिटर्न कर दी तो अब 5 होगी, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अपडेशन, ठीक है। एक और चीज समझो, आप अगर कोई बुक पहले से बोरो करके रखे हो, ठीक है, आपने कोई बुक पहले से बोरो करके रखी है तभी तो आप उसको रिन्यू कर पाओगे, समझो, एक सिंपल लॉजिक है, आपके पास वो बुक है तभी तो रिन्यू होगी, इसलिए रिन्यू एक्सटेंड, ठीक है। कोई चीज पहले से उसके ऊपर से अगर पुराना वाला पहले वाला अगर फिर से चल रहा है तो एक्सटेंड, ठीक है। एंड एक और, आप जब कोई चीज इश्यू करोगे, आप जब इश्यू करोगे तब भी तो अपडेट होगा कैटलॉग, पहले 4 अवेलेबल थी, आपने एक इश्यू कर दी तो अब 3 ही अवेलेबल है। एंड लास्ट में आप जब कलेक्ट फाइन करोगे, ठीक है, तो वो कहाँ से जाएगी, पे करेगा तभी ना, इसलिए पे फाइन ऑल्सो इंक्लूडेड इन कलेक्ट फाइन,
तो ये है हमारा यूज केस डायग्राम, जिसके अंदर हम एक सिस्टम को उनके क्या बोलते हैं फंक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। फिर जो यूजर्स है, यहाँ पे 2 यूजर थे, कहीं पे 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर वो लोग कौन से फंक्शंस यूज करेंगे, उनके साथ उनको एसोसिएट कर देते हैं। सिंपलेस्ट जो तरीका था यूज केस डायग्राम बनाने का इन स्टार यूएमएल, वो यही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूज केस डायग्राम। एंड द फाइनल डायग्राम ऑफ आवर टुडेज वीडियो इज सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। तो इसी के अंदर आपको अपना पूरा सीक्वेंस लिखना है। अब सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस मतलब एक एंटिटी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइफलाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ लाइफलाइन। तो एक लाइफलाइन एज अ नंबर ऑफ मैसेजेस एट अ सीक्वेंस में, ठीक है। जैसे पहले कुछ हुआ, फिर उसका रिप्लाई आया, फिर कुछ मैसेज किया, फिर उसका रिप्लाई आया, 1 2 3 4 नंबरिंग में आपको अगर दिखाना हो तो आप क्या यूज करोगे? आपका सीक्वेंस डायग्राम, विच इज ऑल्सो नोन एज कोलैबोरेशन डायग्राम भी आप बोलते हो उसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हम बनाने वाले हैं एक ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम का सीक्वेंस डायग्राम। तो एक ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम के अंदर क्या क्या एंटिटीज हो सकती है, क्या क्या पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट जो एग्जाम देगा, ठीक है। फिर वो सिस्टम जो एग्जाम हैंडल करेगा, तो यहाँ पे तो हमारा सिस्टम ही ऑनलाइन, जैसे मैं सिर्फ एग्जाम सिस्टम लिख रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम सिस्टम, ओके। उसके बाद होगा हमारे पास एक डेटाबेस होगा, किस चीज का? जितने स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा का। फिर हमारे पास क्वेश्चन बैंक होगी, ठीक है। आप कैसा भी बना सकते हो, आप कहीं और देखोगे तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का अलग दिखेगा। कोई एक फिक्स आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, आप जैसा चाहो उसके लिए ही एग्जाम में लिखा जाता है। मेक नेसेसरी अजम्पशंस, कि आप अपने हिसाब से उस डायग्राम को बना सकते हो। एंड द लास्ट वन इज आंसर की, ये आंसर्स कहाँ पे लिखे गए, दैट इज द लास्ट। ये हमारे पास 5 पार्टिसिपेंट्स हो गए, ठीक है। तब कैसे करेंगे? मैसेज जाना है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। एंड राइट टू लेफ्ट आएगा, दैट इज रिप्लाई, ठीक है। तो मैसेज करते हैं हम लोग, स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले एग्जाम सिस्टम के अंदर लॉगिन करेगा, ठीक है। पहला मैसेज क्या आया? लॉगिन। फिर क्या होगा, जो एग्जाम सिस्टम है वो डेटाबेस के अंदर से वैलिडेट कराएगा, वैलिडेट क्रेडेंशियल, मैंने डबल आई कर दिया, ठीक है, वैलिडेट करवाएगा। फिर जो डेटाबेस है वो रिप्लाई करेगा एग्जाम सिस्टम को विथ व्हाट? ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। तो क्या होगा, एग्जाम सिस्टम जो है वही स्टूडेंट को रिप्लाई करेगा, क्या करेगा कि आपको एक्सेस ग्रांट की गई है, एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉगिन का, यहाँ तक सिर्फ क्या हुआ है, लॉगिन हुआ है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट मैसेज करेगा अगेन एग्जाम सिस्टम को, ठीक है। 1 मिनट में, जस्ट मिनट में इसको थोड़ा सबको बड़ा कर लेते हैं। ये सिलेक्ट एंड ड्रैग डाउन, सिलेक्ट एंड ड्रैग डाउन, सिंपल। एंड हमको ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है थियरी में, हमको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस कर लो। एंड वाइवा के अंदर क्या क्या होने वाला है वो भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा, स्टूडेंट जो है ना एक मैसेज डालेगा फ्रॉम स्टूडेंट टू एग्जाम सिस्टम कि भाई स्टार्ट एग्जाम, क्या बोलेगा कि भाई अब मैं लॉगिन हो गया, अब एग्जाम को स्टार्ट करो। एग्जाम जैसे स्टार्ट होगा तो एग्जाम सिस्टम क्या करेगा, एग्जाम सिस्टम एक मैसेज डालेगा फ्रॉम एग्जाम सिस्टम टू क्वेश्चन बैंक कि भाई मेरे को क्वेश्चन चाहिए, तो रिक्वेस्ट क्वेश्चंस,
ठीक है, इसलिए रिक्वेस्ट की एग्जाम सिस्टम ने क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक जो है वो रिप्लाई करेगा टू एग्जाम सिस्टम। क्या रिप्लाई करेगा? रिटर्न क्वेश्चन। ठीक है, वो उसने रिक्वेस्ट किया, इसने रिटर्न किया। अब एग्जाम सिस्टम क्या करेगा? एग्जाम सिस्टम रिप्लाई देगा हमारे यूजर को। यूजर को उसने रिप्लाई दिया, क्या बोलेगा? डिस्प्ले क्वेश्चंस। ठीक है, डिस्प्ले हो गए क्वेश्चंस। अब क्या होगा? 8 नंबर पे हमारे क्वेश्चंस आ गए। अब एक मैसेज करेगा ऑन स्टूडेंट टू एग्जामिनेशन सिस्टम दैट सबमिट आंसर्स। सबमिट आंसर्स। भाई क्वेश्चन आ गए, मैंने आंसर दे दिए। ठीक है, उसके बाद एक मैसेज जाएगा फ्रॉम एग्जाम सिस्टम टू आंसर की। ये क्या करेगा? चेक आंसर्स। चेक आंसर्स कि भाई आपको जो यूजर ने या स्टूडेंट ने आंसर दिए हैं वो चेक करो आंसर की के अंदर उनका क्या रिजल्ट है। अब रिप्लाई आएगा फ्रॉम आंसर टू एग्जामिनेशन सिस्टम कि भाई रिजल्ट जनरेट कर दिया है, रिजल्ट जनरेटेड। ओके, रिजल्ट जनरेट हो गया। इसको आप कैपिटल कर दो जस्ट फॉर कॉस्मेटिक्स। ठीक है, फिर एक रिप्लाई जाएगा फ्रॉम एग्जाम सिस्टम टू स्टूडेंट एंड क्या होगा? डिस्प्ले रिजल्ट। फिर रिजल्ट, डिस्प्ले रिजल्ट कर दिया, उसके बाद क्या करेगा? स्टूडेंट, एक फाइनल मैसेज जाएगा स्टूडेंट की तरफ से, दैट इज लॉग आउट। हो गया, सिंपल इज दैट, एकदम सिंपल। ये बहुत ही सिंपल है एकदम। एक और मैं अगर चाहूँ तो आपको करवाता हूँ। जस्ट अ मिनट में इसको वापिस से सेटअप कर लेते हैं, इसको साइड में कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको आप देख लो एक बार अगेन। मैं वापिस जूम कर देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट एग्जाम सिस्टम डेटाबेस क्वेश्चन बैंक एंड आंसर की। एंड ये हमारा सारा कन्वर्सेशन है बिटवीन द मल्टीपल एंटिटीज और लाइफलाइंस, दैट इज सीक्वेंस डायग्राम। अब मैं काम करता हूँ, एक बार अगर मैं ट्राई करूँ यहाँ से, मेरे को अगर एक नया बनाने को ऑप्शन आ जाए। ठीक है, आ रहा है तो मैं एक और सीक्वेंस डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसके अंदर हमको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन से मैसेजेस आते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ आपको, दैट इज ये आपका एटीएम के अंदर जब आप पैसे निकालते हो ना, एटीएम से आपने पैसे निकाले तो उसमें क्या क्या सीक्वेंस लगता है। तो पहले मैं एंटिटीज या लाइफलाइन जो भी बोलो वो बना लेते हैं। तो सबसे पहला एंटिटी होगा द कस्टमर और फिर यूजर। तो हियर वी विल से कस्टमर। उसके बाद आपका एटीएम मशीन होगा। ठीक है, तो ऑल से एटीएम ओनली। देन आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर होगा, तो मैं लिख दूंगा ऑथ सर्वर। ठीक है, फिर एक चीज होगा कि आपका अकाउंट होगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा अकाउंट। ओके, एंड एक और चीज होगी जो लास्ट में कैश डिस्पेंसर। वो आप एटीएम से भी करा सकते हो, बट थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम कैश डिस्पेंसर। ठीक है, ये कैश कहाँ से निकलेगा? अब सेम इसको यहाँ से पकड़ो, नीचे कर लो, दो एन नीचे कर लो। सबको एक्सटेंड कर रहे हैं मतलब। ठीक है, ताकि बार बार ना करना पड़े। एंड जैसे मैंने किया ना, आप अगर बीच में थोड़ा ज्यादा ज्यादा गैप भी दोगे ना, जैसे मैं इसमें करके दिखाऊंगा अभी। जैसे हमने पिछला वाला जो था उसमें हमने थोड़ा थोड़ा गैप दिया। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ज्यादा गैप भी दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू कैन इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। जहां तक आपका एरो है ना, वहां तक आपका एक्टिवेशन वाला ये डब्बा होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये यहाँ तक एक्टिव था ना, मैसेज कर रहा है, फिर ये सही है, ये भी सही है। इसको आपको यहाँ तक करना पड़ेगा बिकॉज वो इतने टाइम तक एक्टिव था।
एंड देन ये Then इस साइड में आपको कोई जरूरत नहीं है, ना बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है, चलो, ये हो गया। अब हम लोग इस पे आते हैं। अब सबसे पहला, कस्टमर गया एटीएम पे, ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा? अगर मैं यहाँ से पकड़ के इधर डालूं, पहला मैसेज होगा इंसर्ट कार्ड। ठीक है, सबसे पहले तो कार्ड ही इंसर्ट होगा। कार्ड इंसर्ट होगा, उसके बाद देखो मैं फिर वही गलती कर रहा है, सॉरी, उसको बंद कर दो। थोड़ी ज्यादा स्पेस देनी है, देखो। ये दैट ऑल्सो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका मैनेज होने जैसा है कि नहीं है। एंटर पिन, ठीक है, पिन एंटर किया जाएगा। अब देखो ये अलग अलग आ गए तो भी चलेगा, आप इसको मर्ज कर दो तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे ये भी चलेगा अपने। मे बी आप अगर चाहो तो ये ज्यादा ऐसे अच्छा लगेगा कि आप सिंगल कर लो, देन आप मैसेज डाल लो यहाँ से लेके इधर, एंटर पिन। ओके, दो अलग अलग से अच्छा एक ही जगह पे हो गया, इसलिए दो अलग अलग पे ही चला गया। क्या हो रहा है? चलो वापिस कर लेते एक बार, जो भी कुछ इश्यू हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी चला लेंगे। एंटर पिन। ठीक है, वो पता नहीं है इधर क्यों आ रहा है, मैं इसको छोटा ही कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही चलेगा, इसको जैसे चलना है वैसे चले। अब जैसे ही आपने पिन डाला, ठीक है, पिन जैसे ही आपने डाला तो पिन जाएगा ऑथ सर्वर पे। ऑथ सर्वर पे क्या होगा? वेरीफाई करेंगे पिन को, वेरीफाई पिन। ठीक है, वेरीफाई किया आपने पिन को। जैसे ही वेरीफाई किया तो थोड़ा सा हम नीचे लेंगे, एंड यहाँ से मैं एक रिप्लाई दूंगा। रिप्लाई किसको जाएगा? एटीएम को। यहाँ से रिप्लाई जाएगा एटीएम को कि पिन वैलिड, कि भाई पिन जो है वो वैलिड है, एंड आप इसको इंक्रीज करिए। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब क्या होगा? एक मैसेज जाएगा फ्रॉम एटीएम, रिप्लाई जाएगा फ्रॉम एटीएम टू कस्टमर, तो भाई आपको मेन्यू दिखाया जाएगा कि डिस्प्ले मेन्यू आता है ना, जैसे हम करते हैं तो डिस्प्ले आ जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे? एक मैसेज जाएगा फ्रॉम कस्टमर टू एटीएम। ठीक है, क्या मैसेज जाएगा? सिलेक्ट कैश विड्रॉल। ठीक है, उसने कैश विड्रॉल सिलेक्ट किया, एंड अगेन मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, अगर ये माने तो। अगेन एक मैसेज जाएगा, मैसेज नो कि सेल्फ मैसेज, मैसेज ये नहीं समझेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको स्मॉल ही रखते हैं। ठीक है, अगेन मैसेज करते हैं फ्रॉम कस्टमर टू एटीएम, एंटर अमाउंट। अमाउंट तो डालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही अमाउंट डाली, ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखो। अब थोड़ा, अब बातचीत ऑथेंटिकेशन से नहीं होगी, अब बातचीत होगी आपके अकाउंट से। इसकी एटीएम अब बात करेगा आपके अकाउंट से। ऑथेंटिकेशन सर्वर सिर्फ इधर तक के लिए था। अब मैसेज जाएगा फ्रॉम एटीएम टू अकाउंट। सबसे पहले तो वो चेक बैलेंस करेगा, भाई इसके पास बैलेंस है कि नहीं है। तो डाल तो रहा है इसके अकाउंट में 100 रुपया है, इसको 1 लाख रुपया निकालना है, ऐसा नहीं। पहले उसने चेक बैलेंस किया, फिर उधर से रिप्लाई आएगा। ठीक है, यहाँ से रिप्लाई आ गया। क्या रिप्लाई आएगा? बैलेंस अवेलेबल। ठीक है, बैलेंस अवेलेबल है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो ताकि ये कनेक्ट हो। अब हमें क्योंकि और भी चीजें करनी है तो थोड़ा नीचे ले लेंगे। अब हमको उसे बोलना है, एटीएम उसको बोलेगा, इसको अकाउंट को, कि भाई जो अमाउंट मैं बोल रहा हूँ उसको आप उसके अकाउंट से डेबिट कर लो। तो डेबिट अमाउंट, ये अमाउंट उधर से काट लो। फिर इधर से क्या मैसेज जाएगा?
फ्रॉम अकाउंट, या फिर आप अकाउंट, एक मिनट, तो उसको थोड़ा बड़ा करना है, जस्ट इतना बहुत होगा, हाँ, यस। क्योंकि हमें एक और मैसेज जाएगा, रिप्लाई मैसेज फ्रॉम अकाउंट टू एटीएम कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, कि भाई हमने सक्सेसफुली, जैसे मान लो 10,000 बोला था तो 10,000 उसके अकाउंट से हमने कट कर लिया, इन बैंक में वो आ गया है। अब जैसे ही ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ, हमारा जो एटीएम है वो मैसेज करेगा टू द कैश डिस्पेंसर, मैसेज फ्रॉम कैश एटीएम टू कैश डिस्पेंसर, ठीक है। एंड मैसेज का नाम है डिस्पेंस कैश, कि जितना अमाउंट बैंक के पास गया है उतना आप निकाल के यूजर को दे दो। हम करेंगे रिप्लाई, एंड जैसे ही आएगा रिप्लाई किसको मिलेगा, एटीएम को, अरे नहीं सॉरी, रिप्लाई मिलेगा हमारे यूजर को ना, पैसे किसको मिलेंगे, कस्टमर को। तो यहाँ से आएगा कैश डिस्पेंस्ड, कैश डिस्पेंस्ड, ओके। तो कैश डिस्पेंस हो गया। उसके बाद जैसे ही कैश निकला, तब एटीएम क्या करेगा, तो थोड़ा सा हम और थोड़ा, देखो ये एटीएम यहीं तक आएगा, बिकॉज इतने तक ही वो अलाउड था, उस मतलब एक्टिव था। उसके बाद कैश डिस्पेंस हुआ, अब एक रिप्लाई जाएगा फ्रॉम एटीएम टू कस्टमर, कि भाई रिसिप्ट, रिसिप्ट तो देगा ना, रिसिप्ट मिली। उसके बाद एक और रिप्लाई जाएगा फ्रॉम एटीएम टू कस्टमर, इजेक्ट कार्ड, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ एन एटीएम कैश विड्रॉल, ठीक है। ये भी एक सीक्वेंस डायग्राम हमने बनाया। तो यहाँ तक हमारा जो था वो था, जितने भी डायग्राम्स हमको स्टार यूएमएल के अंदर बनाने हैं, ठीक है। बाकी चेंजेस क्वेश्चन में कुछ भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट आ सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग का आपको ये सीक्वेंस बनाने को आ सकता है, तो आप ऑनलाइन देख लो, बहुत सारी जगह पे आपको बने बनाए मिल जाएंगे, वो पकड़ो। सेम हमने जो लॉजिक से बनाए हैं उस लॉजिक के अंदर उसको अपने हिसाब से बना लो। तो अब हम लोग बात करेंगे वाइवा क्वेश्चंस के ऊपर से, ठीक है। तो हम लोग वाइवा क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो अब हम लोग वाइवा के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल है, ठीक है, द मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस, 25-25 क्वेश्चंस, सारे के सारे जितने भी हमने डायग्राम्स देखे, ठीक है, चार, उन सभी डायग्राम्स में से पॉसिबल पॉसिबल वाइवा क्वेश्चंस मैंने निकाले। तो क्लास डायग्राम से चालू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है कि क्लास डायग्राम होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है। तो सिस्टम की क्लासेस और उनके रिलेशनशिप कौन दिखाता है, क्लास डायग्राम। सेकंड, क्यों बनाया जाता है, तो सिस्टम का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए बनाया जाता है क्लास डायग्राम। फिर क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो क्लास ब्लूप्रिंट होती है, ऑब्जेक्ट रियल इंस्टेंस होता है। फिर आपको बोला गया है कि कंपोनेंट्स क्या क्या है क्लास डायग्राम क्लास के, तो क्लास का नेम होता है, एट्रीब्यूट होते हैं और मेथड्स होते हैं। फिर एट्रीब्यूट और मेथड में क्या फर्क होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट में डेटा होता है, मेथड के अंदर फंक्शन और बिहेवियर होता है। फिर विजिबिलिटी मोड्स, कौन से विजिबिलिटी मोड्स है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पैकेज। पब्लिक को दिखाया जाता है प्लस से, प्राइवेट को माइनस से, प्रोटेक्टेड को हैशटैग से, और पैकेज को टिल्ड साइन से, ठीक है। फिर एसोसिएशन, एसोसिएशन होता है दो क्लासेस के बीच का रिलेशन। फिर एसोसिएशन के टाइप्स क्या क्या है, वन टू वन, वन टू मैनी टू मैनी। एग्रीगेशन, वीक हैज अ रिलेशनशिप होता है, ठीक है। फिर कंपोजिशन, स्ट्रॉन्ग हैज अ रिलेशनशिप बोला जाता है, ठीक है। बाकी आपको नहीं पता है तो हमने 219 की जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर सारा इन डेप्थ भी है, बट वाइवा में इन डेप्थ नहीं पूछते। एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन, एग्रीगेशन में अलग जो ऑब्जेक्ट है वो अलग एग्जिस्ट कर सकता है,
और कंपोजिशन में नहीं कर सकते। जैसे कार एंड इंजन, अगर इंजन निकाल दो तो इंजन भी अलग रह सकता है, कार भी अलग रह सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप रूम और होम मतलब घर और उसके कमरे को से करो, तो अगर घर ही तोड़ दोगे तो कमरा बचा कहाँ? दैट इज कंपोजिशन। जनरलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, 12th नंबर पे। तो चाइल्ड क्लास पेरेंट की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है, ठीक है, इनहेरिटेंस जनरलाइजेशन। इनहेरिटेंस के टाइप क्या क्या होते हैं? सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल एंड मल्टीपल। फिर और ये सब लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। रियलाइजेशन क्या होता है? क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। डिपेंडेंसी, एक क्लास टेम्परेली दूसरी पर डिपेंड करती है। एसोसिएशन वर्सेस डिपेंडेंसी, एसोसिएशन परमानेंट रिलेशन होता है, डिपेंडेंसी टेम्पररी होता है। फिर मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी बताता है। मल्टीप्लिसिटी के टाइप्स क्या थे हमने देखे थे? वन जीरो, जीरो टू मैनी, वन टू मैनी, ठीक है, मैनी टू मैनी। फिर नेविगेबिलिटी क्या होती है? रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में एक्सेस होगी, ठीक है। जैसे यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शन, दो टाइप की होती है, ठीक है। फिर क्लास और ईआर डायग्राम में क्या फर्क होता है? क्लास डायग्राम ओओपी के लिए है, ईआर डायग्राम डेटाबेस के लिए है। रियल लाइफ यूसेज क्या है? बैंकिंग, हॉस्पिटल, ई कॉमर्स, लाइब्रेरी सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है। स्टेप क्या है? क्लास बनाओ, एट्रीब्यूट लिखो, मेथड लिखो, एसोसिएशन करो, मल्टीप्लिसिटी लिखो, दैट इज द स्टेप। स्टीरियोटाइप, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए आप इंटरफेस का यूज कर सकते हो जो जरूरत नहीं है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? इजी डिजाइन होता है, बेटर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट्स। और कोडिंग में हेल्प मिलती है, मेंटेनेंस इजी हो जाता है। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट जो कि है ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम होता क्या है, ठीक है? सिस्टम के एक्चुअल ऑब्जेक्ट और उनकी स्टेट दिखाता है। मैं इसके अंदर से जो जो चीजें ना ऐसी है ना कि हार्ड है, मैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। सब बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो ये सब का ना मैं आंसर्स की जो इमेज है वो भी हमारे ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो उधर से देख लेना आप। ऐसे आप सिर्फ क्वेश्चंस देख लो एंड कुछ कुछ जो समझाने वाली चीजें वो मैं समझा देता हूँ। जैसे आप अगर देखो तो लिंक्स का यूज क्या होता है, ठीक है, 7 नंबर पे। तो लिंक्स के थ्रू ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। कब बनाया जाता है ऑब्जेक्ट डायग्राम? ठीक है, रन टाइम, स्टेट या एग्जाम्पल दिखाने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद टाइम फैक्टर होता है। टाइम फैक्टर कुछ नहीं होता है, आप स्टैटिक ही दिखा रहे हो, ठीक है। किस फेज में यूज होता है? डिजाइन और टेस्टिंग फेज में यूज किया जाता है। ये था हमारा 17 नंबर का। एंड स्टेप्स क्या है? क्लास चूज करो, ऑब्जेक्ट बनाओ, वैल्यू दो, लिंक ऐड कर दो, ठीक है। फिर बेनिफिट्स क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, डीबगिंग और टेस्टिंग में हेल्प मिलती है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? अलग अलग ऑब्जेक्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। एंड टेस्टिंग में यूज क्या होता है? टेस्ट केसेस और ऑब्जेक्ट स्टेट्स वेरीफाई करने के लिए। तो ये था हमारा कौन सा? ऑब्जेक्ट डायग्राम। अब यूज केस डायग्राम के अंदर क्या कैसे इंक्लूड एंड एक्सटेंड, ये दो चीज जरूरी है। तो अगर मैं बताऊं तो इंक्लूड का मतलब कॉमन फंक्शनैलिटी को रीयूज करना, ठीक है, ये मैंडेटरी होता है। जैसे हमने नहीं किया था लॉगिन एंड रजिस्टर के लिए वेरीफाई यूजर वाला, वो। एक्सटेंड क्या होता है? ऑप्शनल और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करना है, ठीक है। जनरलाइजेशन, वही जो चीजें पहले हमने पढ़ी थी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। फिर यूज केस का सिनेरियो क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप इंटरेक्शन होता है बिटवीन एक्टर एंड सिस्टम। बेसिक फ्लो एंड अल्टरनेट फ्लो क्या होता है? बेसिक फ्लो में नॉर्मल प्रोसेस चलती है, अल्टरनेट के अंदर डिफरेंट एक्सेप्शन पाथ भी लगाए जा सकते हैं। बनाने के स्टेप्स क्या है? एक्टर्स आइडेंटिफाई करो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो 24 नंबर का मैं बता रहा हूँ। यूज केस डायग्राम बनाने के स्टेप्स: एक्टर्स आइडेंटिफाई करो, यूज केसेस आइडेंटिफाई करके बनाओ, रिलेशनशिप्स ऐड करो, ठीक है। उसके बाद सिस्टम बाउंड्री एंड कौन किसको इंक्लूड एक्सक्लूड करेगा वो लिख दो। तो यही है हमारा डायग्राम, ठीक है। अब उसके अलावा एक होता है यूज केस और एक्टिविटी डायग्राम में फर्क क्या है? यूज केस बताता है व्हाट सिस्टम डज, कि क्या करता है सिस्टम। एक्टिविटी डायग्राम बताता है कैसे करता है सिस्टम।
लेकिन हमारे यहाँ पे एक्टिविटी डायग्राम नहीं था। ठीक है, उसके बाद आता है सीक्वेंस डायग्राम। तो क्या कैसे होता है यहाँ पे असिंक्रोनस मैसेज एंड सिंक्रोनस मैसेज, ये जरूरी है। तो असिंक्रोनस मैसेज का मतलब होता है कि सेंडर रिप्लाई का वेट करता है। ठीक है, सिंक्रोनस मैसेज का मतलब होता है कि आपने कोई मैसेज भेजा, जब तक रिप्लाई नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। एसिंक्रोनस का मतलब आपने रिप्लाई भेज दिया, रिप्लाई का मतलब आपने मैसेज भेज दिया, रिप्लाई आए ना आए डजेंट मैटर, आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, उसके बाद टाइम कैसे रिप्रेजेंट होता है, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम, वो जो डॉटेड लाइन आ रही थी ना फ्रॉम, ठीक है, लाइफ लाइन से लेके नीचे तक जो हम एक्सटेंड कर रहे थे, वो टाइम है। फिर कब बनाया जाता है, डिजाइन फेज के अंदर बनाया जाता है, ये 17 नंबर का। ठीक है, फिर सीक्वेंस और कम्युनिकेशन डायग्राम में क्या डिफरेंस है। सीक्वेंस डायग्राम टाइम ऑर्डर दिखाता है, कम्युनिकेशन डायग्राम ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पे फोकस करता है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से इन क्वेश्चंस के आंसर आप ऑनलाइन एआई से निकाल के पढ़ सकते हो, डजंट मैटर, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड है। बनाने के स्टेप्स क्या है, वेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लो, ऑब्जेक्ट्स बनाओ, लाइफलाइंस ड्रॉ करो, मैसेज ऐड करो, एक्टिवेशंस बार लगाओ। एक्टिवेशन बार कौन सा था, जो हम याद है छोटा छोटा ऐसा, देखो मैं बना के दिखाऊं तो ऐसा, पता है वो डॉटेड लाइन थी। ठीक है, डॉटेड लाइन थी हमारे पास। एक तो ये कलर में ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, तो दिखे आपको। ठीक है, डॉटेड लाइन थी हमारे पास, वो और बड़ा कर देते हैं हम। ठीक है, आप डॉटेड समझना इसको, ये एक डॉटेड लाइन है। ठीक है, उसके ऊपर याद है हम लोग ऐसे बन रहे थे थोड़े थोड़े, अभी इसका भी कलर ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, वो ऐसे ऐसे बन रहे थे जिसके ऊपर से हम लोग मैसेजेस भेज रहे थे। ठीक है, ऐसे मैसेज आ रहे थे इसके अंदर, इसका भी कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि दिखे। समझ रहे हो, तो वो जो छोटा डब्बा था दैट वाज एक्टिवेशन, या फिर टाइम एक्टिवेशन बोल सकते हो। ठीक है, और हाँ, और क्या बोल सकते हैं इसके लिए, और क्या क्या है, डायनामिक होता है क्या, तो हाँ, ये डायनामिक होता है, ये सिस्टम के डायनामिक बिहेवियर को दिखाता है। एंड सिस्टम बिहेवियर कैसे दिखता है, ऑब्जेक्ट्स के बीच मैसेज फ्लो और एग्जीक्यूशन ऑर्डर के थ्रू। जैसे पहला मैसेज गया, दूसरा रिप्लाई आया, तीसरा मैसेज गया, चौथा रिप्लाई आया, फिर पांचवा रिप्लाई भी आ सकता है, फिर सिक्स्थ मैसेज गया, फिर सेवेंथ मैसेज गया, ऐसे। तो थ्रू मैसेजेस एंड एग्जीक्यूशन ऑर्डर हम सिस्टम का डायनामिक फेज हम चेक कर रहे हैं। तो वाइवा के लिए टिप देखो क्या है, डायग्राम को सिर्फ याद मत करो, इन्हें रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ लो भाई, एकदम इजी है। कि जैसे जैसे हमने दिए ना एक एक रियल लाइफ एग्जांपल, तो मैंने करवा ही दिया है। ठीक है, तो द मोस्ट सिंपलेस्ट जैसा मेथड थे वो सब मैंने करवा दिए हैं। तो अभी तक अगर वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, या तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या वीडियो खराब लगी, डजेंट मैटर आप कैसा मैसेज कमेंट करते हो, अब बस मुझे बता दो कि कहाँ कमी रह रही है या क्या बढ़िया लग रहा है आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वाइवा ऑल एज वेल एज यूएमएल डायग्राम के जो प्रैक्टिकल आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।